हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब इस वाली वीडियो में मेनली हम बात करेंगे फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं क्लास 10th के सिलेबस में, उनका एक मतलब पूरा जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको एक बार में हम लोग रिवाइज करेंगे, है ना, ताकि एक बार में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो याद आ जाएं, ताकि क्योंकि हम लोग थ्योरी पेपर में थ्योरी में अगर लिखने को आ जाएगा तो लिख सकेंगे, एंड इवन न्यूमेरिकल्स में भी जब आता है प्रिंसिपल्स का यूज वगैरह तब भी हम इजिली लिख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, है ना। ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं समझा भी देता हूँ। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि मान लो की बात है, कोई पाइवटेड है ना, ऐसे, है ना, पाइवटेड है हमारा मीटर रूल। मान लो कि ऐसे पाइवटेड, इधर मैंने कुछ वेट लगा रखा है और ये पॉइंट है मान लो 40 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पे वेट, इसका खुद का वेट एक्ट करेगा। ये वेट मैंने लगा रखा है 0 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पर मैंने लगा रखा है कुछ ये 100 सेंटीमीटर है ना, और इस पे मैंने लगा रखा है मान लो 2 kgf, है ना। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि W की वेट कितना होगा, तो ताकि मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम में रहता है, हम इसी को लगाएंगे बेसिकली, है ना। और वेट भी, स्केल का वेट भी गिवन है, स्केल का वेट इज 5 kgf, है ना। बेसिकली वही पूछा है कि हम कितना मतलब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इधर कितना वेट लगा दें ताकि ये हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सिंपल सा है, उसमें हम लोग बेसिकली सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, यानी कि वेट इस साइड घुमाना जा रहा है ना, वेट इनटू डिस्टेंस कितनी है 40 है ना, और क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन ला रहा है, एक तो वेट का मतलब रूलर का खुद का वेट, और ये जो हमने वेट यहाँ पे लगाया हुआ है यानी कि 50 इंटू 5 प्लस 50 इंटू 5, सॉरी 10 इंटू 5, क्योंकि 50 - 40 करेंगे ना तो 10 इंटू 5, है ना, 10 इंटू 5, और 100 - 40 करेंगे तो 60 इंटू 2। तो ये कितना बन जाएगा, 40W इक्वल्स टू 50 प्लस 120, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, W बराबर 120 प्लस 50 इज 170 अपॉन 40, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 17 डिवाइड बाई 4 इज कितना, 4.25 kgf, है ना। कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. It can only change from, it can only change from one form to another, ना। ये हम लोग का क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड इसके हिसाब से हमारी एनर्जी कभी ना क्रिएट हो सकती है ना बर्बाद हो सकती है। जितनी एनर्जी इस यूनिवर्स में शुरुआत से बनी हुई है उतनी ही आज तक है। बस वो जो हम लोग कहते हैं ना कि फ्रिक्शन में वेस्ट हो गई, फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं हुई हम लोग की। बेसिकली अगर हमने कहा कि जैसे कि जो हम लोग की काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी फ्रिक्शन में वेस्ट हो गई, फ्रिक्शन में वेस्ट नहीं हुई, फ्रिक्शन में
फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वेस्ट कहाँ हुई, वो तो हीट एनर्जी में चेंज हो गई, तो हीट एनर्जी में चेंज हो गई बेसिकली, है ना। तो की हीट काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट हीट एनर्जी में चला गया, यानी कि हमारा ओवरऑल जितना एनर्जी है वो ओवरऑल इस यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा, वो ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, जितना पहले था उतना ही रहेगा, है ना। बस होता क्या रहेगा कि वेस्ट भी हो रहा है तो किसी और एनर्जी में ही चेंज होगा, वेस्ट होकर होने के बाद भी, है ना। तो एनर्जी टू एनर्जी कंजर्व क्या कन्वर्जन चलता रहेगा। इस वजह से एनर्जी हमारी कंजर्व होती है, और ना उसको हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दैट इज इट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ, है ना, इफ एनर्जी इज only interchanged between kinetic energy and potential energy, the sum of ke या फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस द सम ऑफ के एंड पीई, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, है ना। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाएंगे, और फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा, मगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तब अगर हमारा अगर फ्रिक्शन आ गया तो हमें जो जितनी भी एनर्जी होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बीच में नहीं रहेगी, उधर तीसरा इंसान आ गया, तीसरा बंदा आ गया जो है फ्रिक्शन, यानी कि वो कुछ एनर्जी इनमें से चुरा लेगा और हीट एनर्जी को दे देगा, यानी कि अब जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ही सिर्फ इंटरचेंज होती नहीं रह गई, कुछ उसका पार्ट हीट एनर्जी को चला गया, वेस्ट हो गया, कुछ साउंड एनर्जी को चला गया, कुछ लाइट एनर्जी को चला गया, तो वो वेस्ट हो गया, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो काम किया फ्रिक्शन ने। इस वजह से हमारा मैकेनिकल एनर्जी तब हमारा कंजर्व हो ही नहीं सकता अगर हमारा फ्रिक्शनल फॉर्म्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाएं, है ना। इन सब की वजह से हमारा ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाती, क्योंकि तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा भी एक और तीसरी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और तीसरी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हमारा ये मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, है ना। वो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन क्या कहता है कि फॉर एन आइडियल मशीन आउटपुट एनर्जी इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी, है ना। जो हमने जितनी भी एनर्जी दी वो सारी की सारी काम आ गई, उसमें से कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं हुआ, है ना। जैसे फ्रिक्शन में कुछ पार्ट वेस्ट हो गए, तो प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन यही कहता है कि जितनी हमने एनर्जी दी वो सारी की सारी आउटपुट में, यानी कि हमने इनपुट जितना भी दिया वो सारी की सारी आउटपुट एनर्जी में चला गया, कहीं भी वेस्ट नहीं हुआ, कोई भी तिनका वेस्ट नहीं हुआ, सारा का सारा आइडियल मशीन। तभी मतलब आइडियल उसी को हम कहेंगे जब हमारी एफिशिएंसी 100% हो, यानी कि जितनी मैंने उसको दिया उतने उसने उतना ही लिया। ऐसा नहीं हो कि मैंने दिया 100 रुपए, उसने लिया सिर्फ 70 रुपए, बाकी 30 रुपए बीच में रास्ते में गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। तभी तब उसको इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन क्या कहता है कि आइडियल मशीन के लिए आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी दोनों बराबर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ
रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी है ऑफ लाइट। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि द पाथ ऑफ लाइट रे इज रिवर्सिबल। मतलब मान लो की बात है, हमारा ये वो है क्या, ब्लॉक, ग्लास ब्लॉक है, इसमें हमारी वो आई, क्या आई, इंसिडेंट रे ऐसे आके टकराई है ना, कुछ ऐसे, फिर इधर बेंड होगी कुछ इस तरीके से, है ना, और फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसे, है ना, ऐसे बेंड होगी और ऐसे चली जाएगी। हाँ, ये हमारा क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, एल डी, ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो कुछ इस तरीके से आई रे ऑफ लाइट, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर बनाया, इधर आर बनाया, अब ये होगा आर, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि अगर हम ये एरोस को पलट दें, अगर हम एरोस को पलट दें, एरो की डायरेक्शन को पलट दें, है ना, ये रे ऑफ लाइट है, पहले इसको कंप्लीट कर दें, है ना, एरो को अगर हम पलट दें तब भी ये सेम ही रहेगा। मतलब हमारी जो लाइट ऑफ रे थी, अगर मैं जिस रे से ऐसे 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 गई थी, अगर मैं इसी रास्ते से वापस इस लाइट रे को भेज दूंगा तो वो वैसे वैसे ही जाएगी जहां से वो आई थी, यानी कि जो हमारा पाथ है लाइट रे का वो रिवर्सिबल है। बस यही कहना चाह रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। तो होपफुली समझ में आया कि हम अगर ऐसे भेजेंगे तो जिस पाथ से जाएगी हमारी लाइट रे, अगर हम वापस मतलब अगर हम उल्टी बार उल्टी तरीके से हम उसी जगह से भेजें तो हमारा वहीं से मतलब वहीं से एग्जिट होगा जहां से एंटर हुआ था, मतलब वहीं से एग्जिट करेगी हमारी रे, जैसे जिस तरीके से जिस पाथ से एंटर करी थी, है ना। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 6, है ना, विच इज प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू व्यू a tiny object distinctly distinctly it is necessary to keep it at at least at least 25 centimeter from our eyes from our eyes, which is the least distance of distinct vision। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि हम अगर हमें कोई भी एक टिनी ऑब्जेक्ट देखना है, मतलब तो हमें अपनी वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंख से तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा ताकि वो हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। अगर हम उसको अपनी आंख के बहुत ज्यादा पास रखेंगे, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे, तो वो हमें ब्लर दिखाई देगा, वो हमें पूरा क्लियरली अच्छे से नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसको एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखना जरूरी है अपनी आंख से, ताकि वो हमें डिस्टिंक्टली अच्छे से दिखाई दे। यही है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कहता है कि इन ऑर्डर टू व्यू अ टिनी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली अच्छे से, इट इज नेसेसरी टू कीप इट एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आइज, विच इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एको, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एको। ये क्या कहता है कि एन एको इज हर्ड only when the only when the person only when the person producing the sound producing the sound is far
enough from the reflector and echo is heard only when the person producing the sound is far enough from the reflector um, such that sound such that the reflected sound is heard at least 0.1 seconds after the original sound is heard। है ना। तो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ एको क्या कहता है, एको इज हर्ड ओनली व्हेन द पर्सन प्रोड्यूसिंग द साउंड इज फार इनफ फ्रॉम द रिफ्लेक्टर सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड एट लीस्ट 0.1 सेकेंड्स आफ्टर द ओरिजिनल साउंड इज हर्ड। मतलब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ मुझे मेरे कान में सुनाई देता जा रहा है, बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है, बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है। लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्टर होना चाहिए, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ और ये हमारा रिफ्लेक्टर है ना, मैंने बोला एंड यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके साउंड वेव गई और आई, है ना। तो एक तो मैंने बोला तुरंत मुझे सुनाई दिया, और एक मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला सामने वाली दीवार पे टकराया एंड देन वापस आया मेरे कान तक और मुझे सुनाई दिया। अब वो मुझे सुनाई देगा, एको कब सुनाई देता है? एको तभी सुनाई देगा जब जो मैंने बोला, पहले मैंने जो बोला वो मैंने सुन लिया, अब वो मैं सुन चुका हूं, अब मैंने जो बोला हुआ है वो सामने वाली दीवार तक गया और आया, और उसको आने जाने में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड्स लगे, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड लगे आने जाने में, और हमें 0.1 सेकेंड बाद सुनाई दिया। किसके 0.1 सेकेंड बाद? पहले हमने जो अपनी आवाज यहां से बोली, यहां से सुनी, उसके 0.1 सेकेंड बाद अगर हम सुनेंगे तब हमें अपना एको सुनाई देगा। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ एको कि 0.1 सेकेंड का एटलीस्ट देयर शुड बी अ टाइम गैप, है ना, ताकि हम डिस्टिंक्टली एक एको को अच्छे से सुन पाए। वरना हमको सिर्फ यही सुनाई देगा कि कुछ बना रहा है, वो नहीं है। एको अगर डिस्टिंक्टली अच्छे से सुनना है तब हमें एटलीस्ट 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा 8th, विच इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या फिर कह सकते हैं इसको मेथड ऑफ मिक्सचर्स, है ना। कैलोरीमेट्री या फिर मेथड ऑफ मिक्सचर्स, है ना। तो ये क्या कहता है, इफ नो हीट एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स, हीट एनर्जी lost by the hot body equals to heat energy gained by the cold body, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या फिर मेथड ऑफ मिक्सचर जो ये बताता है कि अगर कोई भी हीट एनर्जी हमारे सराउंडिंग्स में वेस्ट नहीं हुई है, कोई भी सराउंडिंग में हीट एनर्जी नहीं गई है, तो जितनी हीट एनर्जी हॉट बॉडी से लॉस्ट होगी, निकलेगी, उतनी ही हमारी कोल्ड बॉडी उतनी ही हीट एनर्जी गेन कर लेगी, ले लेगी, है ना। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, एंड इसी के साथ हम हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल्स होते हैं समाप्त। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। होपफुली चीजें रिवाइज हो गई हो, है ना। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय, तब तक।